कहानी कुर्सी में सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें कजान रूस की, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और वहां पर कजान के एक्सपो सेंटर अभी वो पहुंचे हैं। बड़ी बात कि सारे ब्रिक्स के नेता वहां आ चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां पर आ चुके हैं। स्टेज पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग साहब, बाकी तमाम लोग। और ये यहाँ पर थोड़ी देर में ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू होगा और फिर इसी के बाद कहा जा रहा है आज ही शी जिनपिंग साहब की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में औपचारिक मुलाकात होगी। आज 5 साल के बाद ऐसी मीटिंग होने जा रही है। 2019 में इससे पहले एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी। उसके बाद 2 मौकों पर ऐसा हुआ है कि आमना सामना हुआ या थोड़ी देर के लिए अनौपचारिक बातचीत हुई, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत ये 5 साल के बाद होगी और यहाँ से कुछ आगे रास्ता निकलेगा, इसकी बहुत उम्मीद की जा रही है। क्योंकि भारत और चीन अगर एक दूसरे के एडवर्सरी बने रहेंगे तो इसमें दोनों का ही नुकसान है, किसी का लाभ नहीं है। भारत ये बात लगातार कहता है, लेकिन ये भी साल 2020 से ये दुनिया को बता दिया है अपने हितों के साथ समझौता करके तो चीन जैसा बड़ा देश भी भारत को कुछ मनवा नहीं सकता या पीछे नहीं कर सकता। और ये मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में करके दिखाया और उसी की बड़ी जीत है ये कि कल ये समझौता हुआ, परसों ये समझौता हुआ जिसमें LAC पर लद्दाख के अंदर दोनों देशों की सेनाएं जो हैं अब 2020 के स्तर पर पेट्रोलिंग एक बार फिर से करेंगी। तो जरा एक इस तस्वीर पर जरा थोड़ी सी बात, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों को जरा मतलब आमतौर पर हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस पर कम बात करते हैं, उसकी चर्चा भी उस तरह से कम होती है। वो तब होती है जब कहीं कुछ बवाल हो जाए, कहीं पाकिस्तान से कुछ ऐसा हो जाए, कहीं कुछ गोलीबारी हो जाए, कुछ उल्टे पर ही करते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि भारतवर्ष ने जिस तरह की डिप्लोमेसी की है, ये शायद मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसी डिप्लोमेसी कर पाया हो। जब हम आज ये कजान शहर में देख रहे हैं, रशिया इसका होस्ट है, जो ब्रिक्स के नेशन हैं वो हैं और ब्रिक्स नेशंस दूसरों को इसमें बुलाते हैं। ब्रिक्स समिट में जो दूसरे देश हैं उसमें भी आए हुए हैं। तो जरा आप ट्रायंगल देखिए और नरेंद्र मोदी किससे किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। पुतिन ये कह रहे थे जाने के पहले ही, जिस दिन जाने वाले थे उसके 3 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आता है कि हमें उम्मीद है वो जो शांति की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी वो बहुत अच्छी है। चाइना इस समिट के आने से पहले अपना सारा वो जो कोर कमांडर मीटिंग में नहीं हो पा रहा था उसको दुरुस्त करता है, पीछे जाने की बात करता है, सारी टैक्टिक्स, सारा दबाव, सारी प्रेशर पॉलिटिक्स खत्म होती है और वो कहते हैं हम बैक टू स्क्वायर वन, यानी जिसको हम कहते हैं ना पुनर्मोस्को भाव, वहां पहुंच गए, दोनों सेनाएं पहुंच गई। लेकिन इसमें तीसरा वाला जो ट्रायंगल है वो जरा ध्यान से देखना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात हुई है वो अपने आप में कमाल है और वहां पर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी चाबहार पोर्ट को लेकर जो कहा और दोनों देश उस डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं, वो भी किस समय, जब इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। इजराइल, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कितने अच्छे दोस्त हैं बताने की जरूरत नहीं, और ऐसे ही व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग कितने अच्छे दोस्त हैं वो बताने की जरूरत नहीं। उनके बीच में भारत, उनको लगता है कि ये एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। अच्छा, भारत में कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अब आप चीन से कल को उल्टा हो गया तो कतर में दुनिया के सारे जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं उनका मुख्यालय है, उनके मुखिया रहते हैं और कतर में US का आर्मी बेस भी है। आप जब ताकतवर होते हैं तो इस तरह की बैलेंसिंग करना आपको सीखना पड़ता है। भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है। अब सोचिए ब्रिक्स क्या कर रहा है, ब्रिक्स वेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्वाड क्या कर रहा है, क्वाड चाइना को बैलेंस करने के लिए। और आज की तारीख में पुतिन आइसोलेटेड हो रहे थे, पुतिन की दुनिया में एक तरह से कहें कि कट ऑफ हो रहे थे। पुतिन को वो डर था कि कहीं उनकी स्थिति नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जैसी ना हो जाए अघोषित तौर पर। वेस्ट वही कोशिश कर रहा था, भारत उसमें एक शील्ड बनकर खड़ा है और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर यह दबाव बनाया और ये दुनिया में एक केस स्टडी, हर कोई जो बड़े एक्सपर्ट है वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा जो करके दिखाए ये कमाल है। जो चीन जो भारत सीमा पर जो सीमा पर, क्योंकि चीन आज तक के इतिहास में चीन कोई पीछे नहीं गया, कभी पीछे नहीं गया है, कभी वो बैक होता ही नहीं है। भारत की भी जिस जमीन पर अलग अलग, जिसको कहते हैं ना कि 54, 57, 62, 67 अलग अलग समय पर जहां जहां भी घुसा वो पूरी तरह से वापस नहीं गया। फर्स्ट टाइम होगा अगर ये पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो जाता है तो। और मैं फिर कह रहा हूं, क्यों उन पर भरोसा करेंगे, हमारी जितनी ताकत होगी उसके हिसाब से उनको आर्म्स लेंथ पर रखेंगे, लेकिन दोस्ती भी करेंगे। सर, क्या इंपॉर्टेंस है इस मुलाकात की जो आज होने जा रही है भारत और चीन की?
नहीं, इम्पोर्टेंस केवल इतना ही है कि इस बार चीन की जो नीति रही है भारत के प्रति कि इनको थकाओ और निरर्थक वार्ताओं में उलझाओ, दबाव में रखो और फिर एक किसी समझौता, अपनी दृष्टि से एक समझौता करके उनसे सिग्नेचर करा लो और थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही करो। इस नीति को भारत ने बदला है और यह बदलाव 2017 से ही शुरू हुआ था, जब डोकलाम में, जो कि भूटान का एक पार्ट था, हमने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली हुई है। हमारी सेनाएं 71 दिनों तक उनके सामने रही और बाद में जो चोप सामियाना सब लेके आए थे, बुलडोजर था उनके पास, वो जेसीबी था, ट्रैक्टर था और वो किसको रोलर होता है बनाने वाला, रोड सब छोड़ के उनके सैनिकों को जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो आपसी एक सहमति थी विश्वास का, उसको तोड़ के जो 15 जून 2020 को गलवान घाटी में इतने गंदे तरीके से, जैसे गुंडे दादा गांव मोहल्लों के हमला करते हैं, ईंट पत्थर रोड 1 किलो से लेके भारतीय सैनिकों पर हमला किया, हमारे 20 जवान हुए। लेकिन हमारा भी जो फ्रंटियर फोर्स था, जब उसने अटैक किया तो उनके काफी सैनिक उनके वहां मारे गए। ये अलग है कि उन्होंने उसकी घोषणा नहीं की। तो इसलिए भारत ने उस तरह से वार्ताएं, सारी वार्ताएं भारत ने रोक दिया। आप जानते हैं ना, करीब करीब 22 समितियां हैं, उप समितियां चीन से बातचीत, सब बंद हो गई, सब बंद कर दिया भारत ने, टोटल बंद कर दिया। लेकिन ये एंगेजमेंट बनाए रखा सीमा पर लेकर के। आपने तो ये बात की, वो बड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, थकाओ। हाँ, भारत की उसकी नीति रही देखते हैं कब तक सह पाते हैं। चीन क्या करता है कि उसका एक तात्कालिक, इसीलिए इस समझौते पर भी भारत नहीं है उत्साहित। भारत को उनकी नीति मालूम है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक भी है कि एक पड़ोसी देश के साथ अगर हम एकदम 24 घंटे तनाव में हैं, क्योंकि कभी भी सीमा पर हमारे दोनों तरफ के सैनिकों को शस्त्र लेके खड़ा नहीं होना पड़ा 1962 के बाद से। एक बार की कहानी है केवल नाथुला की ओर। तो उसके बाद यह स्थिति वहां न रहे, पाकिस्तान की तरफ रहे। चीन की पॉलिसी है कि भारत को हमेशा दबाव में रखो। और चीन के बारे में दूसरी बात समझिए, चीन क्या है कि केवल उसने रूस के साथ अपना सीमा विवाद सुलझाया है, लेकिन चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, उसमें तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दे दिया कि चीन का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड वहां होने का नहीं, वहां से हटना चाहिए। उसने नहीं माना, कहा कि इसका नाम चाइना क्यों है भाई, अब हमारा हिंद महासागर नाम है तो हम कहें कि तो सारा हमारा ही है। समंदर तो उस नाते वो वही तर्क दिया है उसने। सब परेशान है, फिलीपींस परेशान है, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान से ऑस्ट्रेलिया परेशान। तो इसलिए चीन के साथ जो है ना, आपको उसी रूप में रहना है। थर्ड बात इसमें यह है कि इस समय जो है खासकर इनकी जो नीति है अपनी शी जिनपिंग की, वो आपने देखा, ये माओ से तुंग बनना चाहते हैं। माओ से तुंग तो उसकी क्या नीति बोलते बहुत कम है, चलते भी थोड़ा आराम से ही हैं। तो इसलिए दुनिया का इस वक्त शायद सबसे शक्तिशाली नेता है ना, सबसे शक्तिशाली है। देश भी महाशक्ति हो गया, हम उसके सामने पैसे, सैन्य ताकत में और प्रभाव में अभी नहीं है। मोदी सरकार ने यही किया है कि उसकी चालों को कि ये कैसे कर्ज जाल में फंसाता है। जो उनको बांग्लादेश में जो उनकी प्रॉब्लम थी कि 39,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट भारत ने जापान के साथ मिलकर उनका खत्म कराया था और दिया था। लेकिन इसमें जबकि जो हम उस पर बात कर रहे हैं ना, ब्रिक्स पर, उसमें हमको ब्रिक्स के लिए उत्साहित है, लेकिन रूस की संपूर्ण नीतियों के साथ भारत नहीं हो सकता है। रूस ने वहां कोशिश की है, 40 देशों को इन्वाइट किया है कि हमको यह दिखाएं कि हमारे प्रतिबंध के बावजूद हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। तो वो भारत अब उन सब में, हमारा ईरान के साथ संबंध है, हमने बातचीत किया है, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन को वहां बुला के जो वो घोषणा मान लीजिए करवाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र देश है। नहीं सर, जैसे ये बता रहे थे, अब क्वाड में आप चाइना को कंटेन करने के लिए हो, नहीं, और चाइना के साथ आप ब्रिक्स में। अच्छा, इस बार आता हूं, एक मिनट में आता हूं, एक बार जरा समीर जी, वैसे आपकी जो बात है ना कि 40 देशों को बुलाया, कल शाम को हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि रशिया चाहता ये है कि ब्रिक्स को उस स्तर पर ले जाएं कि ये यूएन का अल्टरनेटिव बन जाए, उतने देश इसके अंदर शामिल होने चाहिए अपने उद्देश्यों के तहत। देखिए, इनके बैंक तो उन्होंने बनाई है, डेवलपमेंट बैंक जो बनी है इनके, ब्रिक्स की जो बैंक बनी, जिसका चाइना में डॉलर में कारोबार बंद करें, इसकी पहल हो रही है। स्विफ्ट जो सिस्टम है पेमेंट करने का, जो जिसके दादागिरी अमेरिका करता है, स्विफ्ट पेमेंट सारा बंद कर देता है। स्विफ्ट का अल्टरनेटिव पेमेंट करने की पुतिन ने प्रस्ताव रखा है कि ऐसा सिस्टम लाया जाए कि हम स्विफ्ट को कमजोर कर सके। पूरे विश्व की जीडीपी का 26% रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। बिल्कुल। और देखिए, भारत और अगर चीन की अगर बात करेंगे तो दोनों एशिया के बड़े ताकत है।
दोनों आर्थिक रूप से मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन बहुत आर्थिक रूप से मजबूत रहा है, भारत से आगे रहा है। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो भारत ने शुरुआत की, अपने देश के अंदर जिस तरीके से बनने की शुरुआत हुई, ये एक चुनौती थी चाइना के लिए। चाइना को इस बात का डर बैठा कि जिस तरीके से आर्थिक रूप से भारत इंडिपेंडेंट होते जा रहा है, दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ते जा रहा है, और भारत जो पहले कुछ बनाता नहीं था, सब कुछ विदेश से लेता था, आज भारत की बड़ी, दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही है। चाइना से बड़ी कंपनियां शिफ्ट होकर भारत की ओर आने की तैयारी में है। तो चाइना को इस बात का डर था कि अगर हम भारत से अगर लड़ेंगे तो आर्थिक रूप से जो भारत सरकार ने जिस तरीके से चाइना के ऊपर लगाम लगाई कि केंद्र सरकार के जितने भी बड़े टेंडर निकलते सप्लाई के, उसमें ये लिखा रहता था कि चाइनीज कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो ये लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस तो सर बहुत है, मतलब पूरा चीन की तरफ झुका हुआ है हमारा, लेकिन मतलब हमारा बहुत पैसा वहां जाता है बड़ा, सारा, उनका बहुत कम आता है। एकदम से बैलेंस नहीं हो सकता है। चीन आज बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का फैक्ट्री चीन के अंदर है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने 2014 के बाद आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की शुरुआत की, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट करने की शुरुआत की, मेक इन इंडिया बनने लगा है, मोबाइल इंडिया के अंदर जिस तरीके से बन रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया की जो ग्रोथ थी, चाइना को लगा कि भारत से अब पंगा लेके अब दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, और अब भारत उतना न इकोनॉमिकली कमजोर है, न दुनिया में भारत उतना कमजोर है। अमेरिका और रूस भारत को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भारत मजबूत होता जा रहा है, और भारत की आर्थिक के साथ सैन्य ताकत भी बहुत मजबूत हो रही है। अब भारत वो नहीं है कि हम घुस के जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और हमारे पास सिर्फ चिट्ठी पत्री आती रहेगी कि हमारी जमीन खाली कर दो। ये मोदी ने बता दिया कि चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सैनिक मामला हो, चाहे दुनिया में दूसरे देशों के संबंध हो, भारत हर मामले में आगे रहा। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम अब विदेशी नेताओं से आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं, आंखें झुकाकर बात नहीं करते हैं, तो वही वो पुतिन से करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी चीन को बाहर क्यों नहीं फेंक रहे सीमा के, अब कल आ गया ना कि चीन ने कदम पीछे खींच लिया। अब तो चाइना के भी बयान आ गया, ठीक है, विदेश सचिव का बयान आ गया, विदेश मंत्री का बयान आ गया। ये कह सकते थे कि भाई चाइना के तो बयान नहीं आया, अब कल चाइना के भी बयान आ गया। और आज आप इंतजार कीजिए शाम को शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का, उसके बाद जो साझा बयान आएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो गए थे चाइना दूतावास में, अब उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या बात करने गए थे। अब वो समय आ गया है। राहुल जी पर आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं राहुल जी पर नहीं, दो तीन चीजें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो कैसे मूव होता है समझिए। 1989 में थियानमेन चौक पर करीब करीब 10,000 छात्रों को टैंकों से, गोलियों से कुचल दिया, मार दिया। उसके बावजूद अमेरिकी कंपनियों को जब लगा कि भाई डेमोग्राफी यहां है, हित हमारा ये हो सकता है, सस्ता लेबर मिलेगा, तो अमेरिकी कंपनियां, जो अमेरिका लगातार चीन के साथ युद्ध में रहा, युद्ध मतलब सीधे नहीं, अलग अलग तरह के युद्ध, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से, वहां जाकर सारी कंपनियां उसने शिफ्ट कर ली। और अमेरिका इसमें जरा सा भी सोचता नहीं। अब उसके आगे की बात आप समझिए, आज अमेरिकी कंपनियां अगर किसी देश के साथ सबसे अच्छे समझौते कर रही हैं तो वो भारत है। ताइवान पहले से आगे है, वियतनाम पहले से आगे है, आप उन देशों से अभी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड इंबैलेंस बहुत है, तो जरा समझिए, जब हम 1 लाख 1.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी थे, अभी हम 3.67 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है, और चाइना कितना बड़ा है? वो 18 पॉइंट समथिंग लाख करोड़, यानी हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है। हम 25% का ट्रेड धीरे धीरे उससे अगले 3-4 सालों में छीनने की स्थिति में, तो कई ऐसी अभी हमारे हिस्से कितना है ट्रेड और उसके हिस्से कितना है? नहीं, अगर ऐसे कहेंगे तो $100 बिलियन का हम एक तरह से कहें कि हमारे ऊपर डेफिसिट आ जाता है। हम उसके अब, लेकिन उसका दूसरा समझिए, हम यहाँ कंप्रेसर नहीं बनाते थे, बनाने लगे। जैसे एक छोटी सी खबर, एसी में जो आपके कंप्रेसर लगता है, ये जानना चाहिए आप लोगों को, 4 साल पहले तक एक भी कंप्रेसर पूरा भारत में नहीं बनता था, कॉपर तक वहां से आता था, एसी कंप्रेसर। अब 70 से 80% भारत में बना हुआ बनता है। वेंटिलेटर पूरा चाइना से बन के आता था, आज हम खुद बनाते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमने करना शुरू किया। अब जैसे इसको आगे कहें, ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगी, ये लगभग हम आत्मनिर्भर होंगे। हम आज 7.5% एप्पल का मार्केट ले चुके हैं, 25% हम चले जाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं होता है। और देखिए, इस सरकार में जो कुछ हो रहा है, आप इसको ऐसे समझें कि हम पीएलआई को यहां तक लेकर आ गए कि 2 से 90 फैक्ट्री लग गई, अलग बात है। लेकिन जरा पीछे चलते हैं, 2008-9 में यूपीए की सरकार एसीजेट लेकर आई थी चाइना से मुकाबले के लिए। एक भी एसीजेट देश के किसी हिस्से में अच्छे से चलता हो तो बता दीजिए। पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है, और आज हम वो करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका को कैसे हमने इससे दिया है, जरा ये भी बात कर लेना चाहिए। पन्नू को पाल रहा है,
निज्जर को कनाडा पाल रहा है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये जो 40-42 देश मिलकर वहां खड़े होंगे वो कितनी बड़ी थ्रेट होंगे। ये तीन जो खड़े वो तस्वीरें कुछ हैं वहां से आई, बड़ी चर्चा चल रही है उनकी, वो तस्वीरें दिख रही मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा यूएई, ईरान को भी जोड़िए। ईरान बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है और भारत मिडिल ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस ठीक रखना चाहता है। वो उसके रिश्ते सबसे अलग बात है, लेकिन हम अपनी प्रेजेंस क्यों खराब करें? तो ये अमेरिका को थोड़ा हमने तेवर दिखाया है ना यहाँ जाके। नहीं, तेवर नहीं दिखाया है, उसको कहा है कि भैया तुम अकेला विकल्प नहीं हो, हमारे पास विकल्प है, हम अपनी ताकत ये पर तस्वीर चल रहे हैं, जैसे हम बदल देंगे। इसकी बड़ी ये देखिए, ये जो तस्वीर आई बिल्कुल कि भाई ये तीन नेता ऐसे हैं, ये दुनिया के पावर बैलेंस को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकते हैं अगर ये तीन एक रहे, भारत रूस एक है, नहीं, अगर चीन भी हो जाए, ये तीन एक हो जाएंगे तब तो डायनेमिक्स बदल जाएगा। हालांकि इसमें चाइना भरोसे के लायक नहीं है, बार बार मैं दोहराता रहूंगा जिससे लोगों को ध्यान में रहे, भारत के लोगों को। लेकिन फर्स्ट टाइम होगा, मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री में कभी नहीं होगा कि शी जिनपिंग इस तरह से भारत के किसी प्रधानमंत्री के साथ इस भाव भंगिमा में दिखे हो। यहां तक कि तब भी नहीं दिखे थे जब 2008 में ये वाइस प्रीमियर हुआ करते थे, प्रीमियर नहीं थे, सेकंड पोजीशन पे थे और वो साइन कर रही थी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खड़े थे, तब भी ये भाव नहीं था। अरे हमेशा, अच्छा कल से अब तक जितनी भी तस्वीर आई हैं, रहे तीनों साथ साथ ही हैं। नहीं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चीन जो है, एक सर बयान छोटा सा सुना दो। चीन हमारा एडवर्सरी है, सुनिए इसको हमेशा ध्यान। एक मिनट में आता हूं ना, पुतिन साहब ने कल एक बात कही है, हंसी की बात है वैसे तो, लेकिन उन्होंने इसकी बड़ी चर्चा चल रही है। बैठे इधर प्रधानमंत्री मोदी और हमारा सारा डेलीगेशन, मेज की दूसरी तरफ पुतिन और उनका सारा डेलीगेशन, और इंटरप्रेटर लगा के रखते हैं, कान में वो पहने रहते हैं। इस पर भी एक बार हमारे विवाद हुआ था, आपको याद दिला दूं, मोदी जी ने बिना इंटरप्रेटर की बातें सुन रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ने मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, तो बताया गया था कि नहीं वो दूसरे कान में लगा हुआ था। लेकिन पुतिन साहब ने कहा हमारे रिश्ते ऐसे हैं, हमें इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, मैं रूसी बोलूंगा या हिंदी बोलेंगे सब समझ जाएंगे हम लोग। सुनिए जरा वो बात। मंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कज़ान में आपका स्वागत है। इस बार इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। ये इससे मुझे लगता है 2-3 महीनों में तीसरी बार जा रहे हैं रूस। देखिए, मोदी जी का जो कूटनीति है उसमें एक है कि नेताओं के साथ इतने सहज जिससे मिलना है उससे इतने सहज रिश्ते बना लो कि उसमें चलता है। तो इस प्रकार से आपकी बातचीत और हंसते हुए बहुत कम। आपको ध्यान होगा वो जो एक G7 के सम्मेलन में मोदी जी गए थे और जैसे उन्होंने ट्रंप राष्ट्रपति थे ऐसे हाथ पर एक मारा था, ध्यान है, वो पूरी दुनिया में वो पिक्चर छपी थी जब उन्होंने कहा कि अरे नरेंद्र मोदी नोज इंग्लिश बट इज नॉट स्पीकिंग। तो जब नरेंद्र मोदी जी पर मजाक किया था, इन्होंने हंसते हुए पकड़ा था और उस फोटो को सबने क्लिक किया था, गले मिलना, वहां जाना। उसी प्रकार से जब मंगोलिया गए थे, क्योंकि भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया गया ही नहीं था, तो जब चीन का उसके साथ कभी रिश्ता हुआ नहीं होते हुए तो प्रधानमंत्री गए थे वहां, उससे चीन खपा भी हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहां के राष्ट्रपति को कहा कि एक सेल्फी लेते हैं। अभी भी आप जरा ढूंढिएगा तो उनके जो राष्ट्रपति की तस्वीर थी, इसे बच्चे नहीं खिलखिलाते हैं पीछे से, ऐसे खिलखिलाते हुए वो तस्वीर थी और मोदी जी सेल्फी ले रहे। तो सेल्फी कूटनीति से भी उस समय मोदी जी ने बाद में उसको छोड़ दिया। उसको बहुत लोगों को अपने साथ उतने से जो है आप एकदम सामान्यकरण नॉर्मलाइज। जरा वायनाड ले चलो थोड़ी देर के लिए। प्रियंका जी का नॉमिनेशन हो गया है, अब हुआ है नॉमिनेशन, उसके विजुअल्स आए, तस्वीरें आई हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। ये आप देखिए, उन्होंने अपना नामांकन जब भरा है, पर्चा जब भरा है, उस वक्त की तस्वीर। सोनिया गांधी जी पीछे बैठी हुई हैं, बगल में उनके बेटे बैठे हुए थे, पिछली तस्वीर में दिख रहे थे, रेहान वाड्रा होंगे शायद। राहुल गांधी पीछे बगल में बैठे हैं, केसी मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी तरफ बैठे हैं, पीछे महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठे हैं। तो परिवार पूरा है और पार्टी के टॉप 2 तो जो है आधिकारिक तौर पर वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। बात हम लोग लंबी इस पर कर ही चुके हैं कि आज का दिन कितना खास है। पहली बार परिवार के तीनों लोग लोकसभा और राज्यसभा में दिखेंगे। सोनिया संसद गांधी में तीनों लोग पहुंच गए, बिल्कुल। और राहुल और वो दोनों मतलब लोकसभा में जीतेगी प्रियंका गांधी, अब जीतने का है। तो परिवार के तीनों लोग पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे। इंटरेस्टिंग होगा पार्लियामेंट में दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखना एक साथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और ये तो अभी हो जाएगा ना, विंटर सेशन में अभी हो जाएगा। अब क्या है ना, अभी तक क्या था कि आप तुलना करते थे लेकिन दूसरा वाला पैरेलल था नहीं, हवा में तुलना करते थे। अब क्या है, हर मुद्दे पर मान लीजिए कोई मुद्दा आ गया, उस पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल को बोलना है, अभी वक्फ आएगा तो कौन डिबेट शुरू करेगा? कौन, क्या गौरव गोगोई ही हमेशा की तरह शुरू करेंगे या किसी और को जिम्मा दिया जाएगा?
किन मुद्दों पर प्रियंका बात करेंगे? क्या एक ही मुद्दे पर राहुल और प्रियंका दोनों बोलेंगे तो क्या डबल स्क्रीन कटेगी? कटेगी ही कटेगी। फिर उसके जो पॉइंटर आएंगे उसमें भी बात होगी कि ये वाला इनके में रह गया। ये होने वाला है। मतलब इसको मैं इस तरह से कहता हूं, ये बड़ी घटना है। और आप कुछ भी कहें, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर अगर कोई बड़ी घटना हो रही, जैसे भाजपा के भीतर कोई भी बड़ी घटना हो जो वो विपक्ष में भी थी, तो ऐसे ही ये बड़ी घटना है आज राजनीति की। और प्रियंका को आप चाहे जो कहें, वंशवाद कहें, ये कहें, वो कहें, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए वो उनकी बड़ी नेता हैं। आज से वो संसद की तैयारी कर रही हैं और आगे वो दिखेगा साफ। आप किसकी तरफ है? नहीं, हमारा तो क्या है कि हम लोगों को तो संसद की तरफ रहना पड़ता है ना। ठीक है, हम लोग लोकतंत्र की तरफ नहीं, पसंद होती है। दो नेताओं की बात हो रही है। दो नेताओं में से कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? इन दोनों में से? सर बड़ा सोचना पड़ गया। दो में से कौन ज्यादा पसंद है? नहीं, देखिए है क्या ना, कई बार होता क्या है कि हम लोग किसी नेता की पसंद की जब बात करते हैं तो एक पब्लिक इमेज होती है। प्रियंका की इमेज ज्यादा अच्छे से गढ़ी गई थी, हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राहुल गांधी की इमेज गड़बड़ थी, लेकिन राहुल गांधी इधर हाल के दिनों में अपने आप को दुरुस्त करते दिखे। तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। फैला के बोला है आपने, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बताना जरूरी है।